हाँ दोस्तों, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिमूवल ऑफ जजेस तक देख लिया था। आज हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस और जो एड हॉक जजेस के बारे में देखेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेजेंटली एब्सेंट है और उनके बदले कौन सारे काम संभालेगा, तो उसके लिए हम लोग एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं कि जो एक्ट करेंगे द फंक्शंस एंड पावर्स लाइक दैट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एड हॉक जजेस का मतलब भी क्या होता है कि कुछ टेम्पोररी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो तब काम करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजेस एब्सेंट होंगे। ठीक है, द प्रेजिडेंट कैन अपॉइंट a Supreme Court judge as the acting Chief Justice of India if the Chief Justice is absent or can't perform his duties। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं अगर हमारे ओरिजिनल चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो। द चीफ जस्टिस विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट एड हॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ कुछ एड हॉक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, द चीफ जस्टिस विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एड हॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट बाय नॉमिनेटिंग हाई कोर्ट जजेस हु आर ड्यूली क्वालिफाइड। ठीक है, तो किन्हें वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो कि क्वालिफाइड है टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करते हैं या कौन नॉमिनेट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ वो हाई कोर्ट के क्वालिफाइड जजेस को सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बना सकते हैं, टेम्पररी जज बना सकते हैं। और एड हॉक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। किसी अपॉइंट करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, अच्छे सीनियर जजेस, उनमें से किसी को उठा करके वो एड हॉक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। और जो एड हॉक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन बनाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो नीडेड। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक एड हॉक जज को बनाते हैं वो हाई कोर्ट के जज से ला करके, तो उसमें वो लोग हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका भी कंसल्टेशन लेते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बताते हैं कि किन्हें वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह लेके जाया जा सकता है। और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है उनको भी वो सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज की तरह बुला सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एड हॉक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन लेकर के आएंगे? प्रेसिडेंट लेकर के आएंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अच्छे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उसमें से। और सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जजेस को कौन लेकर के आते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकर के आते हैं। किसके कंसल्टेशन के साथ? प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के साथ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके। किन्हें लाया जा सकता है एड हॉक जजेस की तरह? कोई भी हाई कोर्ट का क्वालिफाइड जज या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको उनको एड हॉक जजेस की तरह ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। पहला, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि इन सारे मैटर्स पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ये सारा चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली रीच टू सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? वो सारा मैटर्स जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन सेंटर एंड वन एंड मोर स्टेट, या तो फिर ऑन वन हैंड, या तो फिर बहुत सारे स्टेट्स एक साथ और सेंटर एक तरफ, या फिर स्टेट्स के बीच में ही। ठीक है, तब क्या होगा? आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कि इन सारे केसेस में अगर डिस्प्यूट सेंटर और किसी एक स्टेट के बीच में है, या तो फिर सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में है, या तो फिर दो स्टेट्स के बीच के ही में डिस्प्यूट हो गया है, तो इन तीन केसेस में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enjoys ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction। आई होप दिस इज क्लियर। ओरिजिनल मतलब यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, यू नीड नॉट टू गो एंड अप्रोच द डोर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। ठीक है, इसमें तीन तरह के केसेस इन्वॉल्व है। पहले सेंटर एंड वन मोर स्टेट, दूसरा सेंटर या टू और मोर स्टेट्स, और या तो फिर बिटवीन स्टेट्स।
ये हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब अगला है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट्स मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिट्स इशू करते हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। ये कुछ रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर सेफगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एग्रीव्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द सिटीजन्स कैन अप्रोच टू इट डायरेक्टली। तो फंडामेंटल राइट के केस में भी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन डायरेक्टली रीच टू सुप्रीम कोर्ट कि देखिए हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, वी नीड जस्टिस। तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देता है। अच्छा मुझे बताइए तो कि क्या हाई कोर्ट के पास भी रिट इशू करने का पावर है, और अगर है तो वो किस आर्टिकल के अंदर है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, कि क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर है? ठीक है, this jurisdiction is concurrent or jurisdiction of high court, however the jurisdiction of high court is wider than the supreme court। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में ही देखा था। अच्छा, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस नाउ बिकॉज आई वांट यू टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव द पावर टू इशू रिट्स और नॉट, एंड इफ दे आर हैविंग देन इट इज़ अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि किसका रिट ज्यूरिसडिक्शन का पावर वाइडर है, इज इट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इज इट ऑफ हाई कोर्ट? ठीक है, किसका जुरिस्डिक्शन वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है या हाई कोर्ट का बड़ा है? डू टेल मी। ओके, नाउ नेक्स्ट सी नेक्स्ट appellate jurisdiction। appellate jurisdiction का मतलब क्या हुआ कि you can go to the supreme court by an appeal। ठीक है, the final court of appeals means supreme court can hear appeals of following kinds of constitutional matters। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि या तो हाई कोर्ट अपील किया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये मैटर आप देखिए। ठीक है, अपील करना, तो इसमें कौन कौन से मैटर आते हैं? सिविल मैटर्स आ जाएंगे सारे, क्रिमिनल मैटर्स आ जाएंगे, और स्पेशल मैटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन पे है कि वो चाहे तो डिस्क्रिशनरी पावर दैट अलाउ सुप्रीम कोर्ट टू एडमिट एन अपील और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। तो तीन तरह का मैटर्स है, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स और स्पेशल लीव। तो स्पेशल लीव वाला मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, या उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी का मतलब कि अगर वो चाहे तो लेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे। तो अपील का मतलब क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर रहे हो, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहा है कि ये केसेस आप देखिए। तो व्हेन द ज्यूरिसडिक्शन गोज टू सुप्रीम कोर्ट बाय एन अपील, बाय एन एपेलेट, तो इट इज़ कॉल्ड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। फिर अगला क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रेसिडेंट मे गिव ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, मतलब द सुप्रीम कोर्ट मे गिव ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट व्हेन आस्क्ड अबाउट अ क्वेश्चन। मतलब जब अगर प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि सो एंड सो मैटर है, प्लीज़ लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इट एंड गाइड मी। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उनका एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, उनका ऐसा नहीं है कि अब वो कुछ बोल दिए है तो प्रेसिडेंट को उसी तरह से एक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ जस्ट एन एडवाइस एंड नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है लास्ट? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि मतलब जो फाइनल इंटरप्रेटर, संविधान में बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि एम्बिगुअस है, समझ नहीं आता है कि इसका प्रोविजंस क्या है, या इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, या इसको कहाँ तक लागू करना है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये चीज़ कहाँ तक होगा, या इसका मतलब क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसके थ्रू क्या होना चाहिए, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करता है। ठीक है, उसका वैलिडिटी, उसको वो कितना वैलिड है, नहीं वैलिड है, इनवैलिड है, फंडामेंटल राइट को ब्रिच कर रहा है क्या, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट डज द जुडिशियल रिव्यू वाला थिंग, एंड याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो टेल मी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंस्ट्रूमेंट कब इन्वेंट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, इन विच ईयर एंड अंडर विच केस?
ठीक है, इन विच ईयर एंड अंडर विच केस सुप्रीम कोर्ट इन्वेंटेड द जुडिशियल रिव्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज के आपके दो के क्वेश्चन है कि क्या हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर है, और अगर है तो किस आर्टिकल के अंदर है, और जुडिशियल रिव्यू कब लाया गया था और किस केस के अंदर लाया गया था। ठीक है, सो या गाइस, दिस इज इट, वी हैव फिनिश्ड आवर सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर भी। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, सो टिल देन टेक केयर गाइस। If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to our YouTube channel. You can tell me in the comment section आपको जितना भी doubt, queries, confusion, question, सब कुछ you can tell me, and do reply my questions in the comment section. Till then, take care guys, bye bye.